हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो कैसे आप सब? आशा कि सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एचपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम कर रहे हैं अपना 2017 का साइकोलॉजी सेक्शन। तो हमने इसके 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पहले डिस्कस कर लिए थे पहले वाली वीडियो में। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 15 क्वेश्चन जो कि इसमें पूछे गए थे हमारे पास। तो आइए वीडियो को करते हैं अब हम शुरू। तो अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन थे। तो जो हमारा 16th क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, यदि एक बच्चे की बुद्धि लब्धि 140 है तो वह क्या कहलाता है। देखो, बुद्धि लब्धि से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं। ये आपका फर्स्ट ईयर में टॉपिक है आईक्यू वाला। तो ये आप वहाँ पे पढ़ सकते हो अच्छे से। अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो तो वो बहुत अच्छे से इसे पढ़ना, क्योंकि बहुत आपका टैट में यही काम आएगा। इससे पहले जो 15th क्वेश्चन भी था वो भी हमारा आईक्यू से रिलेटेड था, और ये भी देखो आईक्यू से रिलेटेड है। अगर हम बात करें, अगर 140 किसी बच्चे का आईक्यू लेवल है तो वो किस तरह का बच्चा होता है। तो ए हमारे पास दिया गया है यहाँ पे प्रतिभाशाली, बी असाधारण, और सी है हमारे पास उत्कृष्ट, और डी है हमारे पास इनमें से कोई नहीं। जब 140 किसी की बुद्धि लब्धि है, 100 से ज़्यादा बुद्धि लब्धि है, तो जो वो बच्चा होगा वो एक प्रतिभाशाली बच्चा होगा। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभाशाली। हमने एक न्यू बैच को ओपन किया है जिसमें कि हम एचपी जेबीटी टैट की आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अंडर आपको जेबीटी टैट की पूरी प्रेपरेशन करवाई जाएगी, और ये बैच आपका जो अभी जो सेक्शन में आपके टैट होने वाला है उसके लिए रहेगा। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपका क्या क्या प्रोसेस रहेगा और क्या क्या आपकी क्लासेस रहेगी, वो सब आपको आज की वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, जिसकी टोटल फीस आपके पास केवल 600 है। यह आपकी मई तक की फीस है 600। साथ ही साथ आपके रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस भी होगी। अगर बाय चांस आप ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर पाओगे तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। मंडे से लेकर संडे रेगुलर आपकी ऑनलाइन क्लासेस होगी, और पर डे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड मिलेगी। जो हमारी ऑनलाइन क्लास होगी उसके रिकॉर्डेड क्लासेस पे आपको मिलेगी, क्योंकि बाय चांस होता है कि आप कई बार स्किप कर लेते हो क्लासेस को, कई बार टाइम नहीं होता है, तो आपको रिकॉर्डेड करके पूरी की पूरी क्लास प्रोवाइड की जाएगी। तो टोटल फीस आपके 600 है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 8626887913। अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की टाइमिंग की बात करें तो हमारा हमेशा इवनिंग सेक्शन रहता है। एक क्लास आपके 6:30 PM होगी, और सेकंड क्लास आपकी 8 PM होगी। हमेशा आपकी रेगुलर 2 क्लासेस हुआ करेगी, एक आपके 6:30 PM पे और एक आपकी 8 PM होगी। तो आपने अगर बैच को ज्वाइन करना है तो आप 17 मार्च तक अपनी बैच की ज्वाइनिंग कर देना। 17 मार्च से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें कि आपको जो सेक्शन रहेंगे आपके पास ऑनलाइन क्लासेस के, वो है आपके पास इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइकोलॉजी। जैसे आपके स्टार्टिंग में 2 क्लासेस होगी, तो आपकी जैसे कि इंग्लिश और जो मैथ सेशन है वो आपका एक साथ करवाया जाएगा, और हिंदी और साइकोलॉजी सेक्शन आपका एक साथ करवाया जाएगा। तो जितना जल्दी हो सकता है आप बैच की ज्वाइनिंग कर देना। जेबीटी टेट का बैच है जिसमें कि टोटल फीस आपको बता रखी है। इंग्लिश सेक्शन आपको प्रॉपरली पूरा करवाया जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं वो सारे डिटेल्ड में आपको करवाए जाएंगे। हिंदी सेक्शन का जितना भी आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है वो पूरा का पूरा डिटेल्ड में आपको करवाया जाएगा। साथ ही साथ जो आपका साइकोलॉजी सेक्शन है वो भी आपको डिटेल्ड में करवाया जाएगा, और जो आपका मैथ सेक्शन है वो भी आपको डिटेल्ड में करवाया जाएगा। जीके सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जीके सेक्शन की ना तो ऑनलाइन क्लासेस होगी ना रिकॉर्डेड क्लासेस होगी। जीके सेक्शन की सिर्फ हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। जीके सेक्शन आपको खुद से कवर करना होगा। बाकी इंग्लिश सेक्शन, हिंदी सेक्शन, मैथ सेक्शन, साइकोलॉजी सेक्शन, इन चारों सेक्शन की टोटल फीस आपके पास 600 है। और 17 मार्च से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, तो जितना जल्दी हो सकता है आप ज्वाइनिंग कर देना अपने बैच की। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। यहाँ पूछा गया वैदिक काल में बालक कहाँ पढ़ते थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वैदिक काल में आखिर जो बच्चे थे वो कहाँ पढ़ा करते थे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, ए अपने घर में, बी मकतब में, सी गुरुकुल में, और डी पेड़ों के नीचे। तो देखो, जो पुराने समय में आपने सुना होगा, पुराने समय में बच्चे कहाँ जाया करते थे, वो गुरुकुल में जाके शिक्षा को ग्रहण किया करते थे। वहाँ पे गुरुओं के द्वारा उनको शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गुरुकुल ऐसी जगह थी जहाँ पे वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे भी हमारा देखो बुद्धि लब्धि से ही क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे पूछा गया है बुद्धि लब्धि की सामान्य सीमा क्या है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन कर लेना। ए ऑप्शन है हमारे पास 130 से ऊपर, बी है 90 से लेकर 110 तक, सी है हमारे पास 70 से 80 और डी है हमारे पास 70 से कम। तो जब हम बात करें बुद्धि लब्धि की जो सामान्य सीमा है वो हमारी 90 से लेकर 110 तक है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 90 से 110। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अब देखो, जो विशेष स्पेशल चाइल्ड होते हैं, स्पेशल नीड चाइल्ड्स होते हैं, उन्हें आखिरकार कहाँ पे शिक्षा दी जानी चाहिए। तो देखो, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें एक इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात की है, आपने पढ़ा होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन बोले तो जहाँ पे सब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, चाहे विशिष्ट हो, चाहे जनरल हो, चाहे जैसे बच्चे हो, वो सारे के सारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, एक ही विद्यालय में पढ़ेंगे। तो ए हमारे पास ये है सामान्य बच्चों के साथ, जो ठीक ठाक बच्चे उन्हीं के साथ पढ़ेंगे। बी है हमारे पास विशेष शिक्षण विधियों द्वारा, और सी है हमारे पास विशेष विद्यालयों में, और डी है विशेष अध्यापक द्वारा विशेष विद्यालयों में। अब देखो, हमारे पास जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हमारे को बताया गया है कि सब बच्चों को एक साथ पढ़ाना है, उनको हमने सेग्रीगेट नहीं करना है, अलग से नहीं पढ़ाना है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, सामान्य बच्चों के साथ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमारे से पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किसने कहा था, क्यों कहा था, ये क्वेश्चन देखो आपके पास आते ही है। तो यहाँ पूछा गया इंद्रिय ज्ञान का प्रवेश द्वार है। बोले तो जो हमारे सेंस ऑर्गन है वो, वहाँ से जो नॉलेज है वो प्रोवाइड की जाती है, जो नॉलेज है बच्चा वहाँ से ही ग्रहण करता है। जो हमारे सेंसेस है वो ज्ञान का प्रवेश द्वार है, एक दरवाज़ा है। तो किसने कहा था, तो जो ये शब्द था ये हमारा रूसो ने कहा था कि जो इंद्रिय है वो ज्ञान का प्रवेश द्वार है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, रूसो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है हमारे पास समलग्नता एक शर्त है। ए अधिगम की, बी शिक्षण की, सी ए और बी दोनों की, और डी है इनमें से कोई नहीं। देखो, ज़्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि जब ए बी दोनों दे रखा गया तो दोनों के दोनों सही हो गए, पर जो हमारी समलग्नता है वो हमारे सिर्फ अधिगम की शर्त है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, अधिगम की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपके पास यहाँ पे। समाजीकरण से ये क्वेश्चन है, क्योंकि समाजीकरण बोले तो एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमारे पास यहाँ पे, ये पूछा गया है बालक के समाजीकरण में पाठशाला का स्थान होता है। देखो, पाठशाला का कौन सा स्थान होता है ये हमसे पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, समाजीकरण के लिए क्या क्या बोले कि जब बच्चा सोशलाइजेशन में जाए तो उसके लिए परिवार भी होगा, पाठशाला हो गया, समाज हो गया, समूह हो गया, ये सब क्या है, इसके एक कंपोनेंट्स है। तो ए है हमारे पास यह समूह के द्वारा, बी है मौखिक अवस्था में, सी है परिवार के बाद, और डी है समाज के बाद। अब देखो, पाठशाला का स्थान पूछा गया है तो सबसे पहला जो समाजीकरण होता है बच्चे का वो होता है परिवार। ठीक है, परिवार के बाद बच्चा पाठशाला में जाता है, पाठशाला की बात समाज से होता है, समाज के बाद हमारा समूह से होता है, समूह कम्युनिटी। तो देखो, परिवार पहला था तो दूसरा क्या था हमारा, पाठशाला। तो यहाँ पूछा गया था स्थान, तो इसका ऑप्शन है हमारे पास सी, परिवार के बाद जो समाजीकरण होता है वो हमारा पाठशाला में होता है। ठीक है, पाठशाला के बाद होता है हमारा समाज से, सोसाइटी के बाद हमारा होता है कम्युनिटी, कम्युनिटी बोलते हैं समूह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 हमसे पूछा गया है बच्चे शरीर, चरित्र, मूल्य, विचार, व्यवहार, कौशल इत्यादि में क्यों भिन्न होते हैं। भिन्न बोले तो अलग, बच्चे क्या है उनका फिजिक्स भी अलग होता है, उनका जो करैक्टर है, चरित्र बोले वो भी अलग होता है, मूल्य बोले तो उनकी वैल्यूज़ अलग होती है, उनके थॉट्स, उनके विचार अलग होते हैं, उनका बिहेवियर, व्यवहार अलग होता है, स्किल्स जो कौशल होता है वो भी अलग होता है। हर एक बच्चा किसी न किसी तरीके से अलग होता है, इवन कि जो एक ट्विंस होते हैं वो भी किसी न किसी तरीके से अलग होते ही है। तो उसका कारण क्या है, क्यों वो भिन्न होते हैं, तो क्या कारण है उसका, तो ए हमारे पास दिया गया था पोषण के कारण होते हैं, बी है कुपोषण के कारण, सी है हमारे पास आनुवांशिकता व परिवेश के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। अब जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, तो उसका जो मेन करैक्टर होता है वो होता है हमारा हेरिडिटी, आनुवांशिकता।
अनुवांशिकता एक ऐसा कारण है जिसके कारण बच्चे का जो भी इंडिविजुअल डिफरेंस है वो अलग होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ए है वो भी नहीं है, बी भी नहीं, सी है जो अनुवांशिकता, इसके कारण बच्चे क्या है, अलग होते हैं एक दूसरे से, उनका करैक्टर बोले, उनका व्यवहार, उनका विचार, सब कुछ अलग होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो यहाँ पे हमारे से पूछा गया है, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। प्रयत्न बोले तो कोशिश जो बार बार किया जाता है, और त्रुटि का जो सिद्धांत था किसने प्रतिपादित किया था, तो ये हमारा थॉर्नडाइक ने किया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ ही बच्चे ना गलती कर ही देते, बेशक आसान क्वेश्चन जितना मर्जी हो, हमसे गलती हो जाती है। जब हमारे पास 4 ऑप्शन हो तो पता नहीं लगता, कई बार हो जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि विद्यालय द्वारा बालकों को प्रदान की गई शिक्षा है डैश है। जब अब बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है ना स्कूल में, वो किस तरह की शिक्षा होती है, वो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे औपचारिक, बी है अनौपचारिक, सी है गैर औपचारिक, और डी है उपरोक्त सभी। डी तो हो ही नहीं सकता, उपरोक्त सभी सब तरीके की नहीं होती है। जो बच्चों को विद्यालय में स्कूल में जाकर जो शिक्षा दी जाती है वो हमारी औपचारिक शिक्षा होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये एक पेडागॉजी टाइप क्वेश्चन है जिसमें कि आपसे ही क्वेश्चन जवाब किया गया है कि आखिर आप क्या करोगे। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक छात्र अपनी निजी समस्या को लेकर आपके निवास पर आपसे मिलने की अनुमति चाहता है, आपका जवाब क्या होगा। एक बच्चा है जिसकी अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, आपको उससे रिलेटेड लेना देना कुछ नहीं है, वो कोई ऐसी एजुकेशन से प्रॉब्लम नहीं है, आप जो पढ़ा रहे हैं उससे नहीं है, वो ऐसी समस्या है जो उसकी पर्सनल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, एजुकेशनल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पर निजी समस्या उसकी अपनी है, ठीक है। तो वो आपके घर आ रहा है स्पेशली आपसे ये बात करने उस समस्या के बारे में, तो वो आपसे अनुमति लेना चाहता है, तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो पूछा गया है ए है समय ना देना, आप उसको टाइम ही नहीं दोगे। मतलब उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, आप सोचो कि इससे क्या लेना देना है मेरे को, इसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, क्यों अपना टाइम इसके लिए वेस्ट करूँ, तो ए ऑप्शन दिया, आप टाइम ही ना दो, ठीक है। बी है तुरंत समय देना, जैसे आपने देखा कि बच्चा नहीं यार, बच्चा आया उसको कोई प्रॉब्लम है, तो आप उससे सीधे समस्या के समय में जो समस्या उसको सुनोगे, उसको टाइम दोगे, आखिर क्या बात है उसकी अच्छे से सुनोगे, ठीक है। सी है हमारे पास छात्र की उपेक्षा करना, और डी है इनमें से कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं करोगे इनमें से। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप अपने तरीके से क्या करोगे अगर आपके पास कोई बच्चा ऐसे आता है, तो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी आपका। मनोविज्ञानिक किसका विज्ञान है। जो साइकोलॉजी है जो हम पढ़ रहे हैं, आखिर हम किसके साइकोलॉजी किसके बारे में ये सब कुछ मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो मनोविज्ञान है वो किसका विज्ञान है। ए मानव का, बी पशु व्यवहार का, सी मानव व्यवहार का, और डी रवैया का। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो हम मानव के व्यवहार के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, मानव व्यवहार का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 हमसे पूछा गया, एस होलिंगवर्थ निम्न में से किस कार्य से संबंधित है। ए है हमारे पास अपराधी बच्चे, बी है मानसिक रूप से बाधित बच्चे, सी है प्रतिभाशाली बच्चे, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभाशाली बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, मनोविज्ञान की सबसे पुरानी पद्धति है। ए है आत्मनिरीक्षण, बी है अवलोकन, सी है प्रकरण अध्ययन, डी इनमें से कोई नहीं। अब देखो जो सबसे पुरानी जो विधि है हमारे मनोविज्ञान में, अगर आपने साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पे देखो इंट्रोस्पेक्शन एक मेथड था जिसको कि आत्मनिरीक्षण, अपने बारे में जानना सबसे पहले, ठीक है। तो वो हमारी सबसे पुरानी पद्धति है। फिर अवलोकन तो उसके बाद की पद्धति है जो मेथड्स है। तो पर जो सबसे पहले थी वो थी हमारा आत्मनिरीक्षण। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, लास्ट क्वेश्चन हमारा है साइकोलॉजी सेक्शन का। हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि का सुझाव दिया था। कितने प्रकार की बुद्धि दी थी हमारे पास, 8 प्रकार की दी थी उन्होंने। तो ए ऑप्शन है 5,
बी 7, सी 8 और डी 6। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 8 प्रकार की बुद्धि का सुझाव दिया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आशा है कि आप सबके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और साथ ही साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना।